समस्तिका आकाश के सीने पर चढ़कर बैठी थी। वो आकाश की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या बात हुई मिस्टर चौहान, आप अपनी परी को भूल गए। आकाश हैरानी से उसकी तरफ देखा। समस्तिका कब परी में बदल गई, ये तो उसे भी नहीं पता चला। वहीं दूसरी तरफ वीडियो उन दोनों की फुटेज अच्छे से बना रहा था। समस्तिका अब गुस्से से बोली, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मिस्टर चौहान, आपने तो मेरा प्यार ही बुला दिया। यहाँ मैं आपके लिए सच में परी बनने को तैयार हो गई और आपने अपनी परी किसी और को बना लिया। आकाश तुरंत बोला, ये तुम क्या कह रही हो। समस्तिका गुस्से से बोली, मैं रो रही हूँ मिस्टर चौहान, चुप करवाइए मुझे। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों पर अपने हाथ रखे और उन्हें मसलना शुरू कर दिया और साथ ही साथ रोने की आवाज भी निकालना शुरू कर दी। आकाश को उसकी हरकतों पर हंसी आ रही थी। कहाँ पर समस्तिका उसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी और कहाँ उसने ही समस्तिका को अपने जाल में फंसा लिया था। वो तुरंत समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, देखो तुम ये सब हरकतें बंद करो। अच्छे घरों की बहू बेटियां ऐसी हरकतें नहीं करती। समस्तिका ने एकदम बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और बोली, बहू बेटिया, मैं आपके लिए बहू बेटिया कब से हो गई, आपने सच में मुझे भुला दिया। कौन है वो करमजली जिसकी वजह से आप मुझे भूल गए मिस्टर चौहान, मुझे बताइए, मैं उसकी पिटाई करके आऊंगी। कौन है जिसने मुझसे मेरा परा छीन लिया। उसकी बातें सुनते ही आगाज ने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और बोला, अच्छा चलो ठीक है, तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, मैं वही करूंगा जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो। समस्तिका एक्साइटेड होकर बोली, पक्का। आगाज ने अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन अगले ही पल समस्तिका सोच में पड़ गई। वो परेशान होते हुए बोली, अगर मैं आपको कुछ बताऊंगी तो आप मुझे डांटेंगे तो नहीं ना। आगाज ने अपना सर ना में हिलाया। समस्तिका उसके सीने से हटी और सामने की तरफ देखते हुए बोली, मैं ना आपकी वीडियो बनाने के लिए फोन का कैमरा ऑन किया हुआ है, ताकि आपकी वीडियो बने और मैं आपको दिखाऊं कि आप रात को कैसे किसी परी को ढूंढते हैं। लेकिन अब तो आप किसी परी को ढूंढ ही नहीं रहे हैं। अब तो परी खुद ब खुद आपके सामने खड़ी है, तो आपको परी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो आप एक काम करेंगे, आप मेरी वीडियो बनाएंगे, मुझे डांस करना है। आगाज हैरानी से बोला, तुम्हें इस वक्त डांस करना है। समस्तिका ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। आगाज मुस्कुराते हुए बोला, अब आएगा मजा, जब तुम खुद अपना तमाशा बनाओगी और मैं वो तमाशा तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा। और साथ ही साथ पूरे घर को भी, कि उस डांस में सिर्फ मैं इन्वॉल्व नहीं था, उनकी ये लाडली की वजह से ही वो सारा तमाशा हुआ था। वो बेड से उठा और सामने फोन की तरफ बढ़ गया। समस्तिका बेड पर इधर उधर मुंह घुमाते हुए बैठी थी। आगाज फोन लेकर उसके पास आया और बोला, करो डांस, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा। समस्तिका ने गुस्से से उसे देखा और बोली, मैं क्या तबले की धुन ताना पर डांस करूंगी, पहले आप सॉन्ग तो चलाइए, तभी तो मैं डांस करूंगी ना। आगाज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारी इतनी बेसुरी आवाज है ना, उसी में कुछ गा लो और साथ ही डांस कर लो। समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, आपको मेरी प्यारी आवाज बेसुरी लगती है, लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपकी परी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती है। मेरी आवाज तो आपको कोयल की आवाज की तरह लगती है। अब आपकी ये परी कौवा बन गई। आगाज हंसा और बोला, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग चला देता हूँ। ये बोलकर उसने अपने फोन में समस्तिका के लिए सॉन्ग चलाया, लेकिन जो सॉन्ग चलाया उसे सुनकर समस्तिका रोने लगी थी, क्योंकि सॉन्ग चल रहा था, कल बड़े जोर की बरसात हुई, कल बड़े जोर की बरसात हुई, मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई। वो तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, इसमें तो बारिश वाला सीन है, लेकिन यहाँ पर तो बारिश हो ही नहीं रही, तो मैं डांस कैसे करूँ। प्लीज मिस्टर चौहान, मेरे लिए बारिश करवाइए ना। आगाज हैरानी से बोला, अब मैं तुम्हारे लिए बारिश कहाँ से करवाऊँ। समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, वो मुझे नहीं पता, अगर मैं आपकी परी हूँ तो आपको मेरे लिए बारिश करवानी पड़ेगी। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे। वो बेड पर बैठी अपना चेहरा इधर उधर हिला रही थी और अपने हाथ भी बार बार ऊपर नीचे पटक रही थी। अब वो ज्यादा जोरों से बोलने लगी तो आगाज तुरंत बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए बारिश करवाता हूँ। समस्तिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। आगाज सोचने लगा कि अब वो समस्तिका के लिए बारिश कैसे करवाएगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वैसे भी वो समस्तिका की जिस हिसाब से वीडियो बना रहा था, वो तो चाहता था कि समस्तिका पूरा तमाशा करे। इसलिए वो तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, देखो बारिश तो मैं करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे।
समस्तिका तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, मुझसे कोई एफर्ट नहीं लगाए जाते, पहले ही मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है। आकाश हैरानी से बोला, दिमाग में दर्द हो रहा है? कुछ भी बोल रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा? समस्तिका ने अपना माथा पीटा और बोली, अरे आपको नहीं पता क्या, मेरा दिमाग मेरे घुटने में है और मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, इसलिए इनडायरेक्टली मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर आकाश हंसने लगा। समस्तिका उसे हंसते देख बोली, मैं दर्द में हूँ और आप हंस रहे हैं मिस्टर चौहान, जाइए, अब मुझे बारिश में भी डांस नहीं करना। आकाश तुरंत बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम पर नहीं हंसूंगा, लेकिन अगर तुम्हें बारिश में डांस करना है तो तुम्हें मेरे साथ वॉशरूम में तो चलना ही होगा ना, क्योंकि वहां पर शावर है और वहां पर ही बारिश होगी। समस्तिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, अरे ये बात तो मेरे घुटने में आई ही नहीं, मेरा मतलब है मेरे दिमाग में आई ही नहीं। हम वॉशरूम में चलते हैं, वॉशरूम में बारिश होगी और बारिश में मैं आपको डांस करके दिखाऊंगी। आकाश ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उसका हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम में लेकर आया। उसने अभी भी कैमरा ऑन रखा हुआ था। वॉशरूम में आते ही सबसे पहले उसने कैमरा सेट किया और फिर समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम डांस करो। समस्तिका तुरंत बोली, लेकिन यहाँ तो बारिश हो ही नहीं रही। आगाज ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, लगता है इसके साथ रहते रहते मेरा भी दिमाग घुटनों में आ गया है। ये बोलकर वो तुरंत शावर की तरफ आया और उसने शावर ऑन किया। शावर ऑन होते ही समस्तिका भीगने लगी। उसे शावर के नीचे खड़े होकर सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो बारिश में भीग रही हो। उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया हुआ था। इस वक्त उसने एक साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। आगाज उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था ताकि वो जो भी पागलपंती करे अकेले ही करे। वो सॉन्ग एक बार फिर से ऑन हो चुका था और समस्तिका बारिश में भीगते हुए अब आकाश की तरफ देखने लगी थी। पानी की बूंदें जो उसके सिर पर गिर रही थी और उसके गालों और उसके होठों से होते हुए उसकी गर्दन तक आ रही थी। वो नजारा ऐसा लग रहा था जैसे बारिश की जगह मोती बरस रहे हो। आकाश पहले तो उसे नॉर्मल नजरों से देख रहा था, लेकिन जैसे जैसे समस्तिका पानी में भीगती गई वैसे वैसे उसकी भी नजरें जैसे गहरी होती गई। मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई, मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई। समस्तिका ने अपने हाथ आकाश की तरफ बढ़ाया और उसे अपने करीब बुलाने लगी, लेकिन आकाश ने खुद पर कंट्रोल रखा हुआ था। भले ही इस वक्त पानी में भीगी हुई समस्तिका उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन उस पर खुद का कंट्रोल भी पूरा था। पर तभी समस्तिका अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगी। उसकी आंखें और भी ज्यादा गहरी लाल हो गई थी। नशा इस वक्त उसके सिर पर पूरी तरह से चढ़ चुका था। वो आगाज के पास आई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे मदहोशी भरी नजरों से देखने लगी। उसके सीने पर रखे हुए अपने हाथों से उसका सीना सहलाना शुरू किया तो जैसे आगाज आग पर रखी हुई बर्फ की तरह पिघलने लगा। उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। आंखों से तेरी जो आंखें मिली, मेरी सांसें थम गई। इस वक्त उन दोनों की नजरें मिली हुई थी और आगाज की आंखें बिना नशे की भी लाल होती जा रही थी। उनमें हल्की हल्की मदोसी छाने लगी थी। समस्तिका ने अपना हाथ अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया जिससे उसकी उंगलियां आगाज के गले को छूने लगी और फिर वो धीरे धीरे उसके गाल तक आई और बड़ी ही प्यार से उसके होठों को सहलाते हुए अपने होठों से अपने दांतों को दबा रही थी। आगाज का मन किया कि उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले ले और उन्हें पूरी तरह से मसल दे। उसके एक्सप्रेशंस हल्के हल्के बदलते जा रहे थे और वो तपिश भरी नजरों से समस्तिका को देखने लगा था। समस्तिका उसकी वो तपिश भरी नजरें बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और वहां से जाने लगी। आकाश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींच लिया। समस्तिका की पीठ एकदम से आकाश के सीने से आ लगी। उसकी वो गहरी गहरी सांसें सिर्फ उसके सीने में नहीं बल्कि आकाश के सीने में भी हलचल मचाने लगी थी। आकाश ने अपना हाथ उसके पेट पर पल्लू के अंदर की तरफ रखा और अपनी उंगलियों से उसके पेट को सहलाने लगा। समस्तिका खुद में ही सिमटने लगी। वो बेहद डीप वॉइस में बोली, मिस्टर चौहान। आकाश उसकी वो मदहोशी भरी आवाज सुनकर और भी ज्यादा मदहोश हो गया और अगले ही पल उसने समस्तिका को गोल घुमा दिया जिससे अब समस्तिका उसके सामने हो गई। उसके बाल उसके कंधों से चिपक चुके थे। उसका गोरा बदन लाल होने लगा था, होठ फरफराने लगे थे और उसका वो हलचल करता सीना तो जैसे पानी में आग लगा रहा था।
आगाज उसके चेहरे पर झुका और उसके उन नाजुक से होठों को किसी मोहब्बत के जाम की तरह पीने लगा और शमस्तिका भी पूरी तरह से उसमें सिमट गई। आगाज उसके होठों का रस निचोड़े जा रहा था और जितना वो उस रस को पी रहा था उसकी तलब उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जब वो खुद को रोक नहीं पाया तो उसने शमस्तिका को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाथटब में लिटाया और उसे मदहोश भरी नजरों से देखने लगा। वही समस्तिका का भी इस वक्त बुरा हाल हो चुका था। एक तो वो नशे में थी और ऊपर से आगाज ने जिस तरह से उसे बेचैन किया हुआ था, उसकी हालत तो बिना पानी की मछली की तरह हो चुकी थी। आगाज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसकी गर्दन पर झुकने लगा तो समस्तिका ने भी तुरंत अपने हाथ उसकी पीठ पर कस दिए। आगाज उसे और भी ज्यादा पैशनेटली किस करने लगा। धीरे धीरे समस्तिका की साड़ी बाथ टब से बाहर की तरफ निकलकर फर्श पर बिखर रही थी और वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। आगाज ने भी उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटा हुआ था और पूरी तरह से उस पर झुका हुआ। वो खुद भी उसी में सिमटा हुआ था। उन दोनों की गर्म सांसें शावर से गिरती हुई पानी की बूंद की आवाज के बीच अपनी जगह बना रही थी और तकरीबन 3-4 घंटे वो दोनों यूं ही एक दूसरे के आगोश में रहे। जब समस्तिका की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी तो आगाज उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर ले गया। उसने जब समस्तिका को बिस्तर पर लिटाया तब जाकर उसे होश आया कि वो इतने वक्त से क्या कर रहा था। अब उसके होश उड़ गए थे। कहाँ वो समस्तिका की वीडियो बनाना चाहता था, उसकी पागलपंती की वीडियो जिसमें वो आगाज को फंसाना चाहती थी। लेकिन यहाँ तो वो खुद फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना पागल कैसे हो गया कि इतना सब कुछ कर गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे। सबसे पहले तो उसने समस्तिका के फोन से वीडियो निकाली और अपने फोन में डाली। वो समस्तिका के फोन में इस तरह की कोई वीडियो नहीं छोड़ सकता था। उसके बाद उसने अपने थोड़े बहुत कपड़े पहने और समस्तिका के पास आकर लेट गया। उसकी नजर एक बार फिर से समस्तिका के ऊपर आ गई थी और समस्तिका को देखते हुए कभी वो मुस्कुरा रहा था तो कभी उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगता। जब वो समस्तिका की हरकतों में खो जाता तो मुस्कुराता और जब उसे ऐसा लगता कि समस्तिका उसे जानबूझकर ये नादानियां और ये मासूमियत भरी हरकतें करके फंसा रही है तो उसे गुस्सा आने लगता। लेकिन अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स की जद्दोजहद में खुद से लड़ते हुए ही वो रात के तकरीबन 4 बजे गहरी नींद में सो चुका था। सुबह के तकरीबन 8 बजे समस्तिका की आंखें खुली और वो तुरंत हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक रात में ना जाने क्या कुछ बदल गया। वो अपनी नजरें इधर उधर घुमा रही थी क्योंकि बेड पर तो आगाज था नहीं। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोली, कल रात क्या हुआ था? कल रात मिस्टर चौहान घर पर कब आए थे या नहीं? ओह गॉड, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। कल रात मैंने खाना खाया था। ये बोलते हुए उसने अब सामने टेबल की तरफ देखा जहाँ पर सारा खाना यूं का यूं लगा हुआ था। वो तुरंत बोली, मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन मुझे हुआ क्या था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैं अपने आप तो नहीं सोई थी। मैंने क्या किया था कल रात? कहीं मिस्टर चौहान ने तो कुछ नहीं किया? ये बोलते हुए वो अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, लेकिन लगातार 5 से 10 मिनट सोचते रहने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। पर तभी उसका दिमाग चला और वो खुद से बोली, कल रात मैंने कैमरा ऑन किया था अपना फोन वीडियो बनाने के लिए, वहां पर लगाया था। ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ देखा जहां पर फोन अभी भी लगा हुआ था। वो तुरंत अपनी जगह से उठने को हुई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी हालात का आभास हुआ उसके होश उड़ गए। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसने बस खुद को ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था। हमेशा ये हालत आगाज की होती थी, लेकिन आज ये हालत समस्तिका की थी। वो अब और भी ज्यादा डर गई और गुस्से से बोली, मतलब कल रात मिस्टर चौहान आए थे और उन्होंने ये सब किया है? तभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कल कल रात मैंने आखिर में वो गुलाब जामुन खाए थे। मतलब उन गुलाब जामुन में कुछ था। कितने बुरे हैं आप चौहान साहब, आपने जानबूझकर ये सब किया। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसने तुरंत खुद को ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर किया और फिर सामने क्लोजेट की तरफ बढ़ गई अपने कपड़े लेकर। वो सबसे पहले वॉशरूम गई और शावर लेकर तुरंत वॉशरूम से बाहर निकली। सबसे पहले आकर उसने अपना फोन चेक किया जो स्विच ऑफ हो चुका था। उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। उसने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया और फिर अपना हल्का मेकअप और बालों का
जुरा बनाकर रूम से बाहर निकली। उसकी नजरें अभी भी आगाज को ढूंढ रही थी और वो जानती थी कि आगाज उसे कहाँ मिलेगा। वो तुरंत सेकेंड फ्लोर पर बने हुए जिम एरिया की तरफ आई। जैसे ही वो जिम एरिया में एंटर हुई, उसे लाउड म्यूजिक सुनाई देने लगा। उसने गुस्से से सामने की तरफ देखा जहाँ पर आगाज चेस्ट वर्कआउट कर रहा था। वो उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, कल रात आपने गुलाब जामुन में क्या मिलाया था? आगाज ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मैं कोई हलवाई नहीं हूँ जो गुलाब जामुन की रेसिपी तुम्हें बताओ। अगर तुम्हें किसी चीज की रेसिपी चाहिए तो किचन में जाओ, वहां पर तुम्हें वर्ल्ड के टॉप शेफ मिलेंगे। वो तुम्हें तुम्हारी फेवरेट रेसिपी बता देंगे। समस्तिका गुस्से से मुठिया कसते भी बोली, ज्यादा सियाने बनने की कोशिश मत कीजिए। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। आगाज तिरछा मुस्कुराया और बोला, सियाना नहीं, इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन फिर भी सॉरी, क्योंकि मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारी बातें समझने के लिए दिमाग नहीं चाहिए बल्कि टाइम चाहिए, जो मेरे पास है नहीं। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और सामने की तरफ गया जहाँ पर उसका टॉवेल टंगा हुआ था। वो जैसे ही अपना टॉवेल लेने को हुआ, समस्तिका ने वो टॉवेल अपने हाथ में लिया और बोली, ये टॉवेल आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। बताइए मुझे कि कल आपने गुलाब जामुन में ऐसा क्या मिलाया था कि मुझे आज सुबह जाकर होश आया। आगाज हंसा और बोला, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो इन सब चीजों के बारे में पता होगा। तुम तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करती रहती हो ना। पता नहीं मुझे कौन कौन सी चीज में क्या क्या मिलाकर देती रहती हो। तभी तो मैं कभी कभी ऐसी वैसी हरकतें कर देता हूँ। समस्तिका इरिटेट होते हुए बोली, मैंने कभी आपको कुछ नहीं खिलाया। आगाज भी तुरंत बोला, ओह रियली? तो मैं वो पागलों वाली हरकतें खुद से करता हूँ? आर यू क्रेजी? आगाज चौहान हूँ मैं, जो गलती से भी कोई गलती नहीं करता। और तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था हम दोनों के बीच। समस्तिका दांत पीसते हुए बोली, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था हम दोनों के बीच। आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम दोनों के बीच क्या हुआ है। आगाज जल्दी से बोला, अच्छा बताओ क्या हुआ है? समस्तिका कुछ बोलने को हुई लेकिन फिर चुप रह गई। उसकी सांसें गहरी हो गई थी। भला वो कैसे ही बताए आगाज को कि वो जिस हालत में बेड पर थी, उस हालत में देखकर उसे क्या लग रहा है कि उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा। वही आगाज के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, ऐसे जो तुम सोच रही हो हुआ तो हमारे बीच वही था, लेकिन वो कौन सा पहली बार हुआ था? इससे पहले भी तो बहुत बार हो चुका है। बस बात इतनी सी है कि कल तुम होश में नहीं थी। फंसाना तो तुम मुझे अपने जाल में चाहती थी, मेरी वीडियो बनाना चाहती थी और फंस तुम खुद मेरे जाल में गई। समस्तिका की आंखों में नमी आ गई। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, मतलब कल रात आपने मेरी वीडियो? आगाज मुस्कुराया और बोला, ऑफ कोर्स, और एक बात बताओ, वो वीडियो बहुत अच्छी बनी है। आई मीन तुमने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले किया है। जैसे एक लड़की किसी पैसे वाले रईस ज्यादा को सेटिस्फाई करने के लिए हरकतें करती है ना, तुमने बिल्कुल वैसी हरकतें की थी। पर अफसोस कल मैं नशे में नहीं था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो वीडियो दिखा सकता हूँ। समस्तिका रोते हुए बोली, डिस्गस्टिंग। आगाज तुरंत बोला, बेड पर तो डिस्गस्टिंग नहीं लगता हूँ तुम्हें, वहां तो तुम मेरे टच से ही पागल हो जाती हो। ये बोलते हुए उसने समस्तिका के गाल पर अपना हाथ रखा और अपनी उंगली को हल्का सा नीचे की तरफ लेकर आया। समस्तिका ने तुरंत उसे खुद से दूर धक्का दिया और बोली, दूर रहिए मुझसे। आगाज उसके करीब आया और बोला, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे रोकने की। समस्तिका भी कांपते हुए बोली, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। आगाज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे पर झुककर बोला, कल रात तुम खुद मेरे पास आई थी और आज सुबह होते ही नखरे दिखाने लगी। यू नो वॉट, तुम जैसी लड़कियां मेरे एक इशारे से बिस्तर पर आ जाए, लेकिन मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं। पर कल मैंने भी अपने होश खो दिए थे, इसलिए तुम्हारी गलती माफ करता हूँ। वो वीडियो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। समस्तिका हैरानी से बोली, मतलब आप वीडियो किसी को दिखाने वाले थे? आगाज तुरंत बोला, तुम्हारी वजह से मेरा तमाशा सबके सामने बना था, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यूं ही छोड़ देता? उसकी बात से समस्तिका की हैरानी अब और भी ज्यादा बढ़ गई। वो आगाज को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोली, आपको पता है मुझे हमेशा आपकी हरकतों पर हंसी आती थी। जिस तरह से आप पीने के बाद बिहेव करते थे,
तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आप पीने के बाद इतने क्यों बदल जाते हैं। आपकी उन हरकतों पर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आप वो पत्थर दिल इंसान नहीं हैं, जो हमेशा बनने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर एक बच्चा है जो शायद नशे में बाहर आता है, इसलिए मैं आपकी वीडियो बनाना चाहती थी, ताकि आपको दिखा सकूं कि आप वो इंसान नहीं हैं, जो हमेशा बनने की कोशिश करते हैं। आप बहुत ही खुशदिल इंसान हैं, इसलिए हमेशा खुशदिल ही रहा कीजिए, पर आपने तो कुछ और ही समझ लिया। पर गलती आपकी भी नहीं है, जितना आदमी के अंदर दिमाग होता है उतना ही तो काम करेगा। पर खैर, आपका दिमाग और आपकी सोच आपको ही मुबारक। आपको मेरी वीडियो को जो करना है आप कर सकते हैं, जिसे दिखाना है आप दिखा सकते हैं। मेरे पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है जो मैं बचाने की कोशिश करूं। लेकिन हाँ, जिस बात का इल्जाम आप मुझ पर डाल रहे हैं कि आपका तमाशा मैंने बनाया, वो सरासर झूठ है, क्योंकि अपना तमाशा बनाने वाले आप खुद थे। मैं तो पहले ही खुद एक तमाशा हूँ, दूसरों का तमाशा क्या ही बनाऊंगी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई और आगाज उसकी बातों के बारे में सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शमस्तिका की बातों का मतलब क्या है। वो गुस्से से बोला, अभी तो तमाशा शुरू भी नहीं हुआ और तुमने ये बड़ी-बड़ी इमोशनल बातें करना शुरू कर दी। आज तो वो वीडियो ढंग से नहीं बनी, लेकिन अब अगर तुमने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बड़ा शौक है ना तुम्हें दादाजी की फेवरेट बनने का। अगर बात मेरे नाम और रुतबे पर आई, तो तुम्हारी धज्जियां उड़ाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा भी गुस्से से काँप रहा था। वही समस्तिका वापस अपने रूम में आई। उसे आगाज की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था। आगाज ने जिस तरह से कहा कि वो उस वीडियो को सबको दिखाने वाला था, उसे सच में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो रोते हुए बोली, मैंने पहले ही फैसला ले लिया था कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन कल रात मैं जा नहीं पाई। पर आज मैं रुकूंगी नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। आपको लगता है कि मैं आपको अपने जाल में फंसा रही हूँ। जो खुद को नहीं बचा पाई, वो आपको अपने जाल में क्या फंसाएगी। पर आप कभी ये बात नहीं समझेंगे और मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना, मुझे जाना है यहाँ से, दूर, बहुत दूर। ये बोलते हुए वो अपने आंसू साफ कर रही थी। वो तुरंत रूम से बाहर निकली और आस्तिक के कमरे में आई, जहाँ पर आस्तिक अकेला बैठा टीवी देख रहा था। उसने आस्तिक के पास आकर उसे अपनी गोद में लिया और उसके चेहरे को दुलारते हुए बोली, आप माँ के साथ चलोगे? आस्तिक मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो हमेशा ही आपके पास रहता हूँ। आप जहाँ मुझे लेकर जाओगी, मैं आपके साथ चलूंगा। समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसे लेकर रूम से बाहर निकल गई। वो जानती थी कि अगर वो सामने वाले दरवाजे से जाएगी, तो कोई उसे नहीं जाने देगा, गार्ड उसे रोक लेंगे। लेकिन अगर वो बैक गेट से जाएगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए वो बैकयार्ड की तरफ आई और फिर वहां से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ दिव्या ये सब कुछ देख रही थी। समस्तिका को आस्तिक के साथ बाहर जाते देखा। वो डेविल स्माइल के साथ बोली, अब आएगा मजा। ये बोलकर वो तुरंत चौहान मेंशन के अंदर आई और वैष्णवी जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। समस्तिका और आस्तिक के जाते ही दिव्या वैष्णवी जी के कमरे में आ गई थी और उसने आते ही वैष्णवी जी की क्लोजेट में रखा हुआ लॉकर खोला, क्योंकि वहां पर चौहान मेंशन की सारी एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव ज्वेलरी रखी हुई थी और उनमें से कुछ ज्वेलरी तो बेहद खास और बेहद नायाब थी, जो कि खानदानी ज्वेलरी थी। उसने तुरंत लॉकर में से काफी सारी ज्वेलरी निकाली और उसे अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाकर खाली बॉक्स वहीं रखकर वहां से तुरंत चली गई। उसके जाने पर कुछ देर बाद वैष्णवी जी, जो पहले किचन में थी, वो रूम में आई और आते ही उनकी नजर जब अपनी क्लोजेट पर गई, तो खुला हुआ क्लोजेट का दरवाजा देखकर वो थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि उन्होंने तो सुबह से ही क्लोजेट में से कुछ निकाला नहीं था। जैसे ही वो क्लोजेट बंद करने के लिए आगे की तरफ आई, उनकी नजर क्लोजेट के अंदर के लॉकर पर गई और वहां पर बिखरे हुए डब्बे और बिखरा हुआ सामान देखकर उनकी आंखें हैरत में फैल गई। वो जोर से चिल्लाई, ये सब क्या है? उनका चिल्लाना सुनकर बाहर दरवाजे पर खड़ी सर्वेंट एकदम से कांप गई थी।
वह दिव्या जो जल्दी से वो ज्वेलरी किसी जगह पर छुपाकर वहां वापस आ गई थी। वो तुरंत वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोली, क्या क्या हुआ मॉम? आप ऐसे परेशान क्यों हो रही है? वैष्णवी जी परेशान होते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? ये सारी ज्वेलरी और ये सब कुछ बिखरा हुआ है, सारे नेकलेस गायब है। हमारा खानदानी ज्वेलरी भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। ऐसे कैसे चौहान मेंशन में चोरी हो सकती है? ये सब क्या हो रहा है? दिव्या भी उनकी बात सुनकर परेशानी भरी आवाज में बोली, आपने बात तो बिल्कुल सही कही मॉम, कि ऐसे कैसे चौहान मेंशन में चोरी हो सकती है। चौहान मेंशन में चोरी होना पॉसिबल ही नहीं। लेकिन फिर ये सब सामान चोरी कैसे हो गया? हमें जल्द से जल्द सभी सर्वेंट की तलाशी लेनी होगी, ताकि पता चले कि आखिर चोरी किसने की है। जिसने भी ये चोरी की होगी उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वैष्णवी जी की आंखों से अब आंसू आ गए और उनका रोना और दिव्या का ऊंचा ऊंचा बोलना सुनकर घर के बाकी सारे सर्वेंट भी वहीं पर इकट्ठा हो गए थे और अमांस भी वहां पर आ चुका था। गिरिराज जी जो अपने कमरे में थे, जब उन्होंने बाहर से अजीब सी आवाज सुनी तो वो भी अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल की तरफ आई। वैष्णवी जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। गिरिराज जी ने जब ये सब देखा तो वो तुरंत बोले, ये सब क्या हो रहा है? वैष्णवी जी उनके सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। लेकिन तभी दिव्या आगे आई और बोली, होना क्या है? चौहान मेंशन में चोरी हुई है। गिरिराज जी जल्दी से बोले, इम्पॉसिबल, चौहान मेंशन में चोरी हो ही नहीं सकती। पूरा चौहान मेंशन गार्ड से घिरा हुआ है। एक इंसान नहीं, तकरीबन 50 गार्ड है। चौहान मेंशन में ऐसे कैसे कोई और अंदर आ सकता है? दिव्या बड़ी ही सार्केस्टिक वॉइस में बोली, कोई अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अंदर का कोई तो कर सकता है ना। गिरिराज जी गुस्से से बोले, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? दिव्या एकदम से हड़बड़ा गई और अपनी बात संभालते हुए बोली, मैं कुछ नहीं कहना चाहती दादाजी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर चोरी हुई है तो कोई घर का ही होगा। चौहान मेंशन में बाहर से तो कोई नहीं आ सकता। लेकिन कब किसी अंदर वाले की नीयत बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। गिरिराज जी गुस्से से कांपने लगे। चौहान मेंशन में चोरी होना छोटी बात नहीं थी। वो एकदम कड़क आवाज में बोले, अगर ऐसा हुआ है तो जिसने भी ये चोरी की होगी उसे हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने हमारे नाम, हमारे रुतबे को चैलेंज किया है। हमारी आंखों के सामने हमें धोखा दिया है और ऐसे इंसान को तो जितनी कड़ी सजा दी जाए उतनी कम होगी। नबी जी रोती हुई बोली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसमें हमारा खानदानी हार था जो मैं ऐसे ही किसी के हाथ नहीं लगने दे सकती। मुझे बस वो हार चाहिए। उसके अलावा बेशक से कोई चीज मुझे वापस मिले या ना मिले। दिव्या तुरंत बोली, ऐसे कैसे आप ये सब बातें बोल सकती है मॉम? बेशक से आपके लिए वो से खानदानी हार कीमती था, लेकिन चौहान मेंशन की हर एक चीज दादाजी और बाकी सबकी मेहनत की कमाई से बना हुआ है। हम यूं ही नहीं जाने दे सकते। गिरिराज जी ने अपने सामने खड़े हुए इंसान की तरफ देखा जो कि रघु काका थे। रघु काका उस घर के सबसे वफादार और सबसे पुराने नौकर थे। वो रघु काका की तरफ देखते हुए बोले, सबकी तलाशी लेनी शुरू कीजिए रघु जी। रघु जी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। गिरिराज जी ने अपनी पलकें झपकाई तो रघु जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और फिर उन दोनों ने मिलकर सबकी तलाशी लेनी शुरू की। पहले सबकी तलाशी ली गई और फिर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाकर सबके क्वार्टर चेक करने शुरू किए गए। अमांस वहीं पर मौजूद था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। चौहान मेंशन में चोरी, ये बात उसके लिए भी लगभग से पॉसिबल थी और ऊपर से दिव्या का इन सब में इस तरह से इन्वॉल्व होना तो उसे और भी ज्यादा हैरान कर रहा था। उसकी नजरें समस्तिका को भी ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इस बात पर उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर सभी के क्वार्टर चेक कर लिए गए थे, लेकिन ज्वेलरी कहीं भी नहीं मिली थी। सब वापस घर के अंदर आ चुके थे। गिरिराज जी के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। तभी दिव्या अचानक से बोली, सब लोग यहाँ पर है, लेकिन समस्तिका और उसका बेटा कहाँ है? उसके सवाल पर गिरिराज जी गुस्से से बोले, खबरदार अगर तुमने समस्तिका पर कोई उंगली उठाई तो
दिव्या ने मुंह बनाया और बोली, मैंने तो कोई बात कही नहीं दादाजी, आप पहले ही मुझ पर गुस्सा करने लगे। इसी बात से पता चलता है कि मैं बेशक से कुछ भी कहूँ, आपको मुझ पर गुस्सा ही आएगा। लेकिन आप उस समस्तिका के बारे में नहीं सोच रहे। घर में इतना सब कुछ हो रहा है और वो यहाँ से गायब है। उसकी बात सुनकर दादाजी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। वो वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोले, समस्तिका को यहाँ पर बुलाओ। वैष्णवी जी सोचने लगी कि समस्तिका कहाँ पर है। काफी टाइम से उन्होंने समस्तिका को देखा ही नहीं था। उन्होंने एक सर्वेंट को तुरंत उसके कमरे में भेजा, तो वो सर्वेंट वापस नीचे की तरफ आई और बोली, रूम में समस्तिका भाभी नहीं है और ना ही आस्तिक कहीं नजर आ रहा है। सर्वेंट की बात सुनते हुए दिव्या के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैरने लगी थी। वो तुरंत बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चोरी। गिरिराज जी एक बार फिर से गुस्से से गरजे, बकवास बंद करो अपनी, मेरी समस्तिका ऐसा कभी नहीं कर सकती। चोरी करना तो दूर, मेरी समस्तिका ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। वो जितनी दिल की साफ है उतनी ही नियत की भी साफ है। हमने उसकी आंखों में कभी लालच नहीं देखा और उसे क्या जरूरत है ऐसे ज्वेलरी चोरी करने की, जब हमने खुद से ही चौहान मेंशन की आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी उसे दे दी। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। दिव्या भी तिरछा एक्सप्रेशन के साथ बोली, मान ली आपकी बात दादाजी कि आप सही कह रहे हैं, समस्तिका को कोई जरूरत नहीं है चोरी करने की। लेकिन फिर आप ही बताइए कि आखिर वो है कहाँ पर। चलो मान लिया कि समस्तिका कहीं इधर उधर होगी, लेकिन आस्तिक वो कहाँ है। आप एक काम क्यों नहीं करते, घर के दरवाजों की फुटेज निकलवाइए, वहां से पता चल जाएगा कि समस्तिका कहाँ गई और कहाँ नहीं। गिरिराज जी अब उसकी बात का और ज्यादा विरोध नहीं कर सकते थे। वो समस्तिका पर बिल्कुल भी शक नहीं करते थे। लेकिन दिव्या को चुप करवाना भी जरूरी था, इसलिए उन्होंने गार्ड को फुटेज निकालने के लिए कहा, तो गार्ड ने तुरंत फुटेज निकाल दी, जिसमें समस्तिका उन्हें पीछे के दरवाजे से आस्तिक के साथ बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी। अमांस ने जब वो सब देखा तो वो भी हैरान रह गया। जितना वो समस्तिका को जानता था, उसे भी यकीन था कि समस्तिका ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हालांकि समस्तिका के साथ ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जिससे ये लगे कि वो कुछ चुरा कर लेकर जा रही है। लेकिन उसका बैकयार्ड के दरवाजे से घर से जाना ही बहुत बड़ी बात थी। वैष्णवी जी की आंखों में भी आंसू थे। तभी दिव्या बोली, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम आगाज को फोन करें। आखिर उसे भी तो पता चले कि उसकी गैर मौजूदगी में इस घर में क्या क्या हो रहा है। ये बोलकर उसने तुरंत अपने फोन से आगाज को फोन कर दिया। आगाज जो इस वक्त एक मीटिंग के लिए निकल रहा था, जब उसने घर के नंबर से कॉल आता हुआ देखा तो उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। आगे से दिव्या ने जो कहा वो सुनकर वो भी हैरान था। अपनी मीटिंग छोड़कर वो तुरंत चौहान मेंशन के लिए निकल गया। इस वक्त उसके दिल में एक अलग ही हलचल मची हुई थी। ये जान लेना कि समस्तिका चौहान मेंशन छोड़कर चली गई है, उसे एक अलग ही फीलिंग दे रही थी। एक तकलीफ उसे अपने सीने में महसूस हो रही थी, जो वो महसूस करना नहीं चाहता था, लेकिन उस फीलिंग से भाग भी नहीं पा रहा था। वो जैसे ही जॉन मेंशन आया, उसने वैष्णवी जी का जो हाल देखा, वो देखकर उसे भी बहुत बुरा लगा। वो तुरंत वैष्णवी जी को समझाते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए मॉम, ज्वेलरी ही गई है ना। उसकी बात सुनकर वैष्णवी जी हैरानी से बोली, ये तुम कैसी बात कर रहे हो आगाज, यहाँ पर सब लोग समस्तिका पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि समस्तिका ने चोरी की। आगाज उनकी बातों का कोई जवाब दे ही नहीं पाया। वो खुद नहीं जानता था कि वो किस बात पर यकीन करे और किस बात पर नहीं। वैष्णवी जी रोते हुए सोफे पर बैठी और बोली, और कोई मेरी समस्तिका पर यकीन करे या ना करे, लेकिन मैं मेरी समस्तिका को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। चोरी उसने नहीं की है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। मेरी बच्ची बहुत साफ दिल की है, जरूर किसी ने उसे कुछ कहा होगा, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। प्लीज मेरी बच्ची को वापस इस घर में ले आओ। ये घर उसके बिना मुझे घर नहीं लगता। कोई मेरे आस्तिक को वापस ले आओ। उनकी बातें सुनते हुए आकाश को अपनी कही हुई बातें याद आ रही थी, जो उसने समस्तिका को सुनाई थी। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। तभी दिव्या गुस्से से बोली, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उस लड़की ने
इस घर के लोगों पर जादू क्या किया है। ना जाने वो लड़की कहाँ से इस घर में आई और सब कुछ हड़प कर बैठ गई, फिर भी उसे शांति नहीं मिली जो उसने ऐसे चोरी कर ली। लेकिन फिर भी आप सब लोगों की आंखों पर बंधी हुई पट्टी नहीं हट रही। अमांस उसकी बातें सुनकर गुस्से से बोला, सबसे पहले तो तुम अपनी बकवास बंद करो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि समस्तिका ने ये सब कुछ चुराया होगा? हो सकता है चोर अभी इस घर में ही हो। बेशक से सबकी चेकिंग हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चोर इतना बेवकूफ होगा कि चोरी करने के बाद सारा सामान यही चौहान मेंशन में कहीं छुपाएगा। हो सकता है उसने सारी ज्वेलरी कहीं और छुपाई हो। उसकी बातों से दिव्या को चिढ़न महसूस होने लगी। उसका खुद का पति ही उसका सारा बनाया हुआ खेल बिगाड़ रहा था। वो गुस्से से कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही उन्हें एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी भरकम इंसान गिरा हो। सब लोगों ने उस तरफ देखा जहां से वो आवाज आई थी, तो सबकी आंखें हैरत में फैल गई। सामने दादाजी नीचे जमीन पर गिरे हुए थे और उन्होंने अपना हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था। आकाश तुरंत भागते हुए उनके पास आया और उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए बोला, क्या हुआ दादाजी? आप ठीक तो है ना? ये बोलते हुए वो उनके चेहरे को थपथपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिरिराज जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। आगाज और अमांस ने जल्दी से उन्हें संभाला और उन्हें उनके रूम में लेकर गए। गिरिराज जी की हालत देखकर वैष्णवी जी का हाल और भी ज्यादा खराब होने लगा था। आगाज ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर 10 मिनट के अंदर चौहान मेंशन पहुंच चुके थे। उन्होंने सबको रूम से बाहर निकाल दिया और अकेले में गिरिराज जी का चेकअप करने लगे। कुछ देर बाद वो गिरिराज जी के रूम से बाहर आए और सबकी तरफ देखते हुए बोले, गिरिराज जी को हार्ट अटैक आया है। उनके हार्ट अटैक की खबर सुनकर सब लोगों को जैसे एक शॉक लगा था। वैष्णवी जी तुरंत बोली, प्लीज डॉक्टर कुछ भी कीजिए, लेकिन पापा जी को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज आप जल्दी से उनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। डॉक्टर ने आगाज की तरफ देखा और बोले, क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से गिरिराज जी को कुछ सदमा लगा हो या फिर कुछ ज्यादा ही परेशानी हुई हो? क्योंकि हमें उनका ट्रीटमेंट तो करना ही है, लेकिन उस वजह को भी जानना होगा जिसकी वजह से उन्हें इस तरह से हार्ट अटैक आया है। और अगर आपको वो वजह पता है तो प्लीज ऐसी चीज कीजिए जिससे उनकी हालत में उसे सुधार आ सके। उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए, उन्हें स्ट्रेस और परेशानी से बिल्कुल दूर रखिए। आगाज ने उनकी बात सुनकर बस अपना सर हाँ में हिलाया। डॉक्टर वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोले, हमें गिरिराज जी को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। आकाश तुरंत बोला, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, एम्बुलेंस आती ही होगी। और आप फिक्र मत कीजिए, जिस वजह से दादाजी को हार्ट अटैक आया है वो वजह जल्दी ही दूर हो जाएगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका एक मंदिर में बैठी थी। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब परेशानी झलक रही थी। आस्तिक समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, हम कब तक यहीं पर बैठे रहेंगे माँ? प्लीज जल्दी से घर चलो ना माँ, मैं यहाँ पर थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। समस्तिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके सवालों का क्या जवाब दे। ये बात तो वो भी जानती थी कि वो यूं ही इस मंदिर में नहीं बैठी रह सकती, उसे कहीं और जाना होगा, लेकिन कहाँ ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो कुछ सोचते हुए बोली, अगर मैं शहर में रही तो मिस्टर चौहान मुझे ढूंढ लेंगे, मुझे जल्द से जल्द इस शहर से बाहर निकलना होगा। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर आस्तिक के साथ मंदिर से बाहर निकल गई। आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है? प्लीज आप लोग ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।